हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा जोश की कमी लग रही है। इन्वेस्ट करने आए हैं आप सब, इन्वेस्टिंग सीखने आए हैं, थोड़ा जोश की कमी लग रही मुझे लगता है डिमोटिवेट हो गए। है। परिमल सर ने जो चार्ट दिखाया ना कि 2 साल का भी एक पीरियड आने वाला है, उसको देख के परिमल सर, वैसे मुझे ना एक गाना याद आता है जब ये अभी जो मार्केट में चल रहा है, पोर्टफोलियो किस किस का रेड है, ये बात। तो एक ना मूवी आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो उसमें बोलते हैं ना कि आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है ना? तो आप लोगों को उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और यही इस तरह के इनिशिएटिव्स जो ग्रो ले रहा है वो आपको एजुकेट करने के लिए ले रहा है। मैं जब भी देखता हूँ स्टॉक मार्केट गिर रही है, मेरे मन में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा होता है, सर बेच कौन रहा है? जब सबको ही ज्ञान मिल रहा है इतना, तो एक्चुअली बेच कौन रहा है? हम सबको पता है जब मार्केट नीचे नीचे जा रही होती है तो हमें सेल नहीं करना होता है, जब ऊपर जा रही होती है बहुत ज़्यादा बुल रन होता है तो हमें बाय नहीं करना होता है, फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के वो बेचे जा रहा है। क्यों क्यों क्यों? FI मैं, अच्छा आप लोग नहीं बेच रहे? सच सच बताना, क्या बात कर रहे हो? बाइंग? परिमल सर सच बताओ सर, मतलब ये लोग नहीं बेच रहे? क्या लगता है परिमल सर, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में क्या लगता है? मुझे लग रहा है अभी भी मैं वही बोला ना, इसलिए मैंने वो ग्राफ देके रेडी करने की कोशिश की है यहाँ पे कि थोड़ा स्लगिशनेस जो है, कंसोलिडेशन जो है अगर होगा तो रिस्क प्रोफाइल समझ में आएगा हमें अभी सब। राइट राइट। तो हम लोग जब टॉक शो किया करते तो हम बोलते थे कि ना, इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर। IKKT। हाँ, तो IKKT वो लोग जो है ना, अचानक से ऐसे माहौल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। खैर, बहुत सारी बातें करनी है परिमल सर के साथ, और आप लोगों के साथ भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं लेने की कोशिश करूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम लोग इसको चलाएं। मैं परिमल सर के बिहाफ पे भी बोल देता हूं कि हम दोनों को ट्रेडिंग की कोई खास जानकारी है नहीं, और हम लोग ट्रेडिंग में ना ही इंटरेस्ट रखते हैं, तो ट्रेडिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग अवॉइड करेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स वाले क्वेश्चन हम लोग अवॉइड करेंगे। आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, आपका इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस हम लोग कोशिश करेंगे कि वो क्रिएट किया जाए। एंड बिलीव मी, सबसे ज़्यादा लकी वो लोग हैं जिन्होंने अभी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की और यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इतनी सारी बातें सुन के जा रहे हैं, और अगर वो प्रॉपरली इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स भी अप्लाई कर लें, मार्क माय वर्ड्स, वो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर बनेंगे। और आप लोग ब्लेस्ड हैं कि मैं देख रहा हूँ 18 साल के लोग, 20 साल के लोग, मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी 2017-18 में, तब मैं हो गया था अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर्स का, तब तक पता ही नहीं था क्या। और एंड ये बताते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप सोचो कि इसमें CA तो पैदा होते इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके पेन पॉइंट्स होते हैं, हम सबको दिक्कतें आती हैं, और हम सबका थॉट प्रोसेस डेवलप होने में समय लगता है। आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप लोग जो है बहुत कम उम्र में ये सारी चीजें सीख रहे हैं, जिनकी एज अभी 18 to 20 ईयर्स है। एंड आप लोगों में से कोई इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानता है? इंटरेस्ट में 3 वेरिएबल्स होते हैं इंटरेस्ट निकालने में या रिटर्न निकालने में। हाँ, आप बताइए प्लीज। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम। टाइम। और आपको पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? टाइम। हाँ, ज्ञान वाली बातें पता तो सबको है, प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। कि हम सबको पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही हमारा रिटर्न थोड़ा सा ऊपर दिखता है 10-20%, हम बेचने चले जाते हैं, या थोड़ा सा नीचे दिखता है हम बेचने चले जाते हैं। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप लोग अगर कभी कैलकुलेट कर पाए तो एक बार बैठ के कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा अमाउंट 20-22 हज़ार रुपए का, और अगर उस पर आपको, ये एक्चुअली में किसी के साथ हुआ था, मैं तभी बता रहा हूं, 14-14.5% का अगर रिटर्न मिल जाए, 25 साल में वो अमाउंट कितना बनेगा, और 50 साल में वो अमाउंट कितना बनेगा। एक बार अगर जैसे कोई थॉट देके बता सकते हैं, आइडिया, रफ आइडिया, 20-22 हज़ार का अमाउंट 25 साल में कितना बनता है, 14% के रिटर्न पे 50 साल में कितना बनता है? एनी वेग आइडिया? चलिए मैं आपको एक अमाउंट रूल ऑफ 72 यूज कर लो। हाँ यार, कितना? 50 lakhs आफ्टर 25 years और 50 years? 25 years, ओके। एनीवन एल्स? ओके, सो अगर आप 20-25 हज़ार लगाएंगे, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मैं बहुत रैंडम फिगर्स बता रहा हूं आपको, तो 25 साल बाद वो 6 लाख बनेंगे, लेकिन 50 साल बाद वो 2 करोड़ 22 लाख रुपए बनेंगे। यानी पहले 25 साल में आपने सिर्फ लगभग 6 लाख रुपए कमाए, और अगले 25 साल अगर आपने उसे रहने दिया तो आपने कितने रुपए कमा लिए? 2 करोड़ 22 लाख रुपए। अब इसमें कुछ डाउट्स आते हैं, मैं थोड़ा इनफॉर्मल लेके बात करता हूं। तो हमारे शो में ना कुछ अति दुखी आत्माएं आती हैं, वो अति दुखी आत्मा क्या बोलते? 50 साल मतलब हम जीवन एंजॉय ना करें। है हम
एक तो ये बहुत गलत नोशन है, इस नोशन को आपको समाप्त करना है कि आप इन्वेस्टिंग के साथ जीवन एंजॉय नहीं कर सकते। ये इतना गलत नोशन है। लोग सोचते हैं कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कंजूस है, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो जीवन एंजॉय नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके उस एक्स्ट्रा 25 साल से आपको रिटर्न कितना ज्यादा मिला, राइट? तो जब भी आप अपने पैसा कमाना शुरू करें, आई थिंक अभी आप में से बहुत लोगों ने शुरुआत करनी है, प्लीज फ्रॉम डे वन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूं, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप डे वन से कर देंगे, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होंगे, उनसे सीख के आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनेगी और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैं अभी मेरे को कितने साल हुए, मैंने बताया 2017-18 मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए एंड आई वाज ब्लेस्ड। 2020 में मैं एक बहुत बड़े कैश पाइल पे बैठा हुआ था और 2020 में आप सबको पता है क्या हुआ। आई वाज ब्लेस्ड कि 2020 में परिमल सर से भी मुलाकात हुई, तो वहां से कुछ कुछ चीजें भी एक्सट्रैक्ट करी, सीखा, और 2020 में कैश भी था। लेकिन 3 साल तक मैं गलतियां करता रहा, 3 साल तक मैं सीखता रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो सोचिए कि आपके 3 साल जितनी जल्दी शुरू होंगे आप उतना जल्दी सीखेंगे, राइट? और अगर आप इसको लेट करते जाएंगे, डेफर करते जाएंगे, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से कुछ नहीं होगा। आपको एक्चुअली में मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप 500 रुपए के एसआईपी से ले, चाहे वो आप 100 रुपए के 150 रुपए के आप चाहे निफ्टी का ईटीएफ खरीद के ले। एंड इधर के साथ यहीं पे डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, कोई भी स्टॉक अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? कहीं जाओ, हाँ हम सुन के आए थे मार्केट की बात, और इन्वेस्ट कर दो। सर शुरू करें शो को? यस यस। क्या बात है सर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सर आपके लिए बनाए हैं, एक्चुअली ग्रो की टीम ने बनाए, जैसे आपने भी सच्चाई बता दी थी ना, तो मैं भी बता देता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर मेरा, बल्कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछ लिया सर, जब लोगों को पता है कि हमने इतनी चलती हुई मार्केट में, जो नीचे जाती हुई मार्केट है, इसमें बेचना नहीं चाहिए, तो फिर भी लोग क्यों बेचते हैं सर? See, I think lack of experience जो है वही है। मतलब इनिशियली आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस, एक वर्ड आप यूज करते थे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो बहुत सारे लोगों को मिला है। एंड एक ही साइड वहां पे देखिए कि मतलब इक्विटी में अगर पैसा डालना है तो बस बनता है पैसा, पैसा नीचे जाता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाट इज। सो जो इन्वेस्टिंग की प्रोसेस है बहुत सारे लेसन हमें देती है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लेसन वी आर, लॉट ऑफ पीपल आर लर्निंग, बिकॉज 2020 के बाद हम पहला थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड फॉल देख रहे हैं शायद। एंड दैट्स व्हाट द पेशेंस टेस्टिंग हो गया अभी, एंड दैट्स वेयर पीपल विल स्टार्ट। राइट राइट। तो वैसे एक बार बताए, 2020 में किस किसने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी और किस किस को लगने लग गया था अपुनी भगवान है? किस किस को लगने लग गया था? तो वो एक छोटा सा डायलॉग है ना कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमियां मत पालो। तो वो ये फेज जो है आई थिंक करेक्ट कर रहा है। सर ये एक बात मुझे बताइए कि अब इस समय, वैसे बहुत ऑब्वियस आंसर है, अब तक बहुत लोग समझ चुके होंगे, सर जब इतने स्टॉक्स गिर रहे हैं, बाइंग करनी चाहिए कि सेलिंग करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक अगर बाइंग करने से पहले का रीजन क्या था वो बाय करने का, अगर वो रीजन प्रॉपर एनालिसिस करके उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ के अगर इन्वेस्टमेंट्स की होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में अगर वो स्टॉक फॉल हो रहा है एंड यू स्टिल हैव बिलीफ इन दैट बिजनेस, अर्निंग्स, विजिबिलिटी, ग्रोथ, तो मुझे लगता है आई थिंक यू शुड बी हैप्पी अबाउट द फॉल, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स एट लेसर वैल्यू। सो वो आपने करना चाहिए। हाँ, बट अगर दोस्त ने बोला, टेलीग्राम ग्रुप ने बोला, व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, टिप आई, ये आया वो आया, बात करते करते यूट्यूब वीडियो देखा और देख लिया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि देन इट कैन बैकफायर बिग टाइम, बिकॉज वो आपके कन्विक्शन से आपने नहीं लिया है, वो आपके बोरोड कन्विक्शन पे आपने लिया था। और वो बोरोड कन्विक्शन वही है ना कि मतलब लिवरेज पोजीशन नहीं लेनी चाहिए मार्केट में, मतलब लोन लेके पैसा नहीं डालना चाहिए। वैसे ही ये इन अ वे आप जो बोरोड कन्विक्शन लेते हो, ये भी एक तरीके का लोन ही है जो आपने कभी लेना नहीं चाहिए। खुद कन्विक्शन बिल्ड कीजिए, वहां पे गलती किया तो वो गलतियों से आप सीखोगे, बट बोरोड कन्विक्शन पे गलतियां करके करोगे आप, तो देन आई थिंक वो एसेट क्लास में से बिलीफ निकल जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। 2008-9 के फॉल में भी मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मार्केट से जाते हुए देखा था। अभी तक तो मतलब अब देखेंगे अभी क्या क्या होता है। राइट। तो कितने लोग हैं जो टिप्स पे स्टॉक खरीद के बैठे थे? कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। सबने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, है ना? कईयों को तो एनुअल रिपोर्ट्स के फिगर याद होंगे। कम ऑन गाइस, बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, 1 2, अब मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, हम भी हैं। सो ये जो आपने पॉइंट अभी सुना ना परिमल सर से, गाइज आई थिंक ये ना अपना प्रिंसिपल बना लीजिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट इन्वेस्ट, प्लीज डोंट इन्वेस्ट। क्योंकि फिर क्या होगा, ऐसे माहौल में जब मार्केट गिर रही होती है, तब आप लोगों की कन्विक्शन लूज हो जाती है, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता,
आपने कंपनी में कहीं पे कुछ सॉफ्ट पढ़ लिया, आपको लगा वो सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, और पता चला भाई साहब वो सॉफ्ट बॉल्स बनाती थी। बिलीव मी ऐसा होता है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या वो क्या I नाम think सुन। जसपाल भट्टी का वीडियो है ना। एग्जैक्टली, पीपी वाटर बॉल्स देखा है कि नहीं देखा आपने? तो गोलगप्पे बनाने वाली कंपनी का नाम वो पीपी वाटर बॉल्स रख देते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा देते हैं, और इन्वेस्टर्स यूफोरिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन गाइस, कि आपने बोरोड कन्विक्शन और साथ साथ में बोरोड कैपिटल से इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। और जो लोग बेच रहे हैं ना, बिलीव मी, उनकी कन्विक्शन इस समय बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। क्यों वीक हो चुकी है? उन्हें पता ही नहीं कंपनी के बारे में, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट से नहीं पढ़े। और आप एक बात और समझिए, मैं समझता हूं कि आप में से बहुत लोगों के पास समय नहीं होगा एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का। बहुत सारे लोग बिजी होंगे, स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स है तो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है कि आप बहुत छोटे अमाउंट पे बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने 25-25 साल सिर्फ इन्वेस्टिंग की नॉलेज लेने में लगा दी है, आप उनका सहारा ले सकते हैं। कौन होते हैं ये लोग? फंड मैनेजर्स। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा उनके पास थॉट प्रोसेस है, ज्यादा उनके पास लोग हैं, ज्यादा समय है, उनका डेडिकेटेड काम है। लेकिन कभी कभी, परिमल सर आप भी बताइएगा, हम इन्वेस्टिंग ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी करते हैं। नहीं, मैंने बोला ना कि ह्यूमन इज वन एनिमल की जो ईगो पे ही चलता है। राइट। सो वहाँ पे आई थिंक, बट धीरे धीरे आई थिंक सोचने की कैपेसिटी भी हमारे पास ही है, तो बहुत सारे लर्निंग्स हम वहाँ से ले सकते हैं। सो इट्स ओके, ईगो होंगे, बिगिनर्स लक होगा, लगेगा कि अपनी भगवान है, मतलब जैसा आपने बोला वो वैसे। सो आई थिंक ये चीज़ें होंगी, बट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। सो इट्स बेटर कि हम जितना ज़्यादा रैशनल और प्रैक्टिकल होंगे तो उतना हमारे पोर्टफोलियो के लिए वो अच्छा होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें वो किक ना मिले, ग्रेटिफिकेशन ना मिले, बट ओवर द लॉन्ग टर्म आई थिंक यू विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टर। किक लेनी है तो गोवा के आसपास बहुत सारे कैसीनोज हैं। नहीं, अभी तो मैं पहले मैं बोलता था कि कोई मुझे क्रिप्टो के बारे में पूछता था तो मैं बोलता था, बट अभी तो ड्रीम 11 भी है, मतलब क्या टेंशन है, मतलब अगर ये करने। राइट। ओके सर, एक बात मुझे पूछनी है कि हम सब ना बड़े मासूम लोग हैं, आपको समझ आती होंगी चीज़ें, हम तो लेमैन है। कम ऑन, यस और नो? हम तो सब लेमैन है सर, कुछ विद्वान हो सकता है बैठे हो, हम तो लेमैन है सर। हम देखते हैं वहाँ पे अमेरिका वालों ने कुछ इंटरेस्ट रेट में छेड़छाड़ कर दी और यहाँ मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका। हम देखते हैं वहाँ रशिया वालों ने यूक्रेन वालों को कुछ बोल दिया और हमारा पैसा डूब रहा है। सर, मैक्रो इवेंट्स पे एक आम इन्वेस्टर को कितना ध्यान जो है वो देना चाहिए, या उसे कितना डरना चाहिए, या उसको कितना फोकस में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए? आई थिंक यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट का ही एंगल रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी हमने जैसे न्यूज़ सुनी कि 1994 के बाद पहली बार फेडरल रिजर्व ने ऐसी चीज़ की है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विच इज हैपनिंग, तो ये पहले भी हुआ है। सो पॉइंट ये है कि ये अगर चीज़ पहले हुई है तो दीज पीपल नो हाउ टू हैंडल इट, एंड वी आर लिविंग इन एन एस्पिरेशनल वर्ल्ड। तो अगर हम एस्पिरेशंस है हमारे पास तो ग्रोथ होगी ही होगी। हाँ, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, दैट ऑप्टिमिज्म होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेसिमिज्म पे इन्वेस्ट करने जाओगे इक्विटी में तो रिटर्न मेकिंग विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज एट एवरी पॉइंट यू विल फाइंड आउट अ रीजन टू टेक आउट दैट मनी। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो हाँ, एंड ऑप्टिमिज्म कब होना चाहिए? जब ऐसे मार्केट्स, ऑप्टिमिज्म जब मार्केट्स ऊपर भाग रहे थे तब होना वाज क्वाइट इजी, मतलब उसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं था भाई, रोज हरा दिख रहा है पोर्टफोलियो तो क्या प्रॉब्लम है। बट जब पोर्टफोलियो लाल रंग का दिख रहा है, सो दैट टाइम आपका ऑप्टिमिज्म रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस टाइम पे आप पेसिमिस्ट हो जाते हो, या फिर बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट होने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट बी एन अपॉर्चुनिस्ट, डेफिनेटली देयर आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, इफ यू कैन वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम, इट्स गुड। बट अगर वो नहीं हो रहा है, वैसे हम अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ पा रहे, तो इट्स ओके बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दोज बिजनेसेस। जैसे सर ने बोला एनुअल रिपोर्ट आपको आती है क्या? ठीक है, एनुअल रिपोर्ट नहीं आती ना भाई, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, डिमांड क्या है, रेवेन्यू कैसा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सिंपल चीज है जो आप सिंपल बिजनेसेस पकड़िए, पहले एफएमसीजी बिजनेसेस पकड़िए, जो सबको पता है हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। जस्ट एक आदत लगा लीजिए कि कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हो एफएमसीजी तो देख लीजिए ना पीछे कौन सी कंपनी है, वो लिस्टेड है क्या, उसके कितने ब्रांड्स है। मतलब when I did it first time, HUL की जो वेबसाइट पे जाके मैंने ब्रांड्स देखे थे तो ऐसा लगा था, अच्छा मुझे तो लगता था ये दोनों कंपटीटर है एक दूसरे के और उनके प्रोडक्ट निकले वो। सो इन अ वे मतलब मार्केट लीडर 1, मार्केट लीडर 2 दोनों उनके पास प्रोडक्ट है। एग्जांपल के तौर पे HUL इज नॉट एन एडवाइस हो, नहीं तो इमीडिएटली। हाँ, सो पॉइंट ये कि समझना आसान हो जाता है वो चीज।
तो आपका देखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। राइट एंड मैं तो अच्छा सर पहले ना मैं थोड़ी चेयर ऐसे कर लूँ, मतलब वीडियो में देखा ना सर को, लाइव देख रहा हूँ पहली बार तो नज़रों से नज़रें मिलनी चाहिए हैं। एनीवेज सर, ऑप्टिमिज्म की सर आपने बात करी, मैं पहले थोड़ी सी और इस पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए गाइज, आप लोग ना हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट ना पढ़ पाएं, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो तो समझते हैं। ग्रो के चैनल पे इतनी सारी वीडियोस हैं, हम लोग इतने सारा एफर्ट करते हैं, परिमल सर या और बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब एफर्ट करते हैं। आप किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हो, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कम ऑन यार, यस और नो? हाँ ठीक है, अब थोड़ा कितने लोग देखते हैं? हाँ कितने लोग देखते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, एक चीज अगर आपने एक्चुअली में मार्केट को सीखना है, हम पहले भी इस बारे में काफी बात चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को ना एक इन्वेस्टिंग जर्नल बनानी चाहिए। इन्वेस्टिंग जर्नल, व्हाट इज इन्वेस्टिंग जर्नल? अभी आपके मन में ना बहुत सारी फीलिंग्स है, जब पोर्टफोलियो में ऐसे दिखता है ना कि अपना पोर्टफोलियो 20% नीचे है, खैर अब तो 20 भी कम ही बोल रहा हूं मैं, 30, 40, 50, और कोई है सुपर? तो अंदर से एक गाना आता है और हम गा नहीं पाते दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया को दिखाना आप नहीं भगवान है ना। गाना क्या चलता है? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। उस सूनेपन को ना लिख लो, लिखो कि आपकी फीलिंग इस समय क्या चल रही है, एंड बिलीव मी गाइस, वो आपके लिए एक ऐसा थीसिस बन जाएगा आपके लिए खुद की। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी डोंट नो अवरसेल्व्स। हमें जैसे परिमल से बार बोलते हैं रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल जानो, तो ऐसा थोड़ा ना है कि तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे रिस्क प्रोफाइल पता चल जाएगी, या कहीं पे 10 रुपए कैसे टोकन डालोगे, हाँ रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, और अपने आप को आप सबसे अच्छा जान सकते हैं इस तरह के पीरियड्स में। ऑप्टिमिज्म की सर जब बात करते हैं सर, इस सिनेरियो में एक आम आदमी सर कैसे ऑप्टिमिज्म बना के रखे जब स्टॉक मार्केट गिरे जा रहा है? नहीं, अगेन आई थिंक इसीलिए तो हिस्ट्री है हमारे पास कि सारी जो चीजें हुई है, तो ये ग्राफ दिखाने का लॉजिक भी वही था मेरा कि ये चीजें हुई है पहले, इससे ज्यादा खराब चीजें हुई है, बट उसके बावजूद वी हैव गॉन अप। सो अगर आप देखोगे एग्जांपल, अब इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे, अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाई वी शुड बी एन ऑप्टिमिस्ट फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे इंडिया को इन्फ्लेशन नया है क्या? इन्फ्लेशन नया नहीं है इंडिया को, इंडिया ने बहुत बार इन्फ्लेशन देखा हुआ है। 2008 की सिचुएशन तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, $150 पर बैरल ऑयल जा चुका था उस वक्त, जो रिएक्शंस आए मार्केट में, फिर यूएस का लेमन क्राइसिस, ऑल दैट, तो हमने देखा मतलब 50-60% तक मार्केट नीचे गए थे। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जैसे आपने रीजन बताया कि कौन बेच रहा है, तो एफपीआईज बेच रहे, तो जब इन्होंने ये बेचा, पैसा अभी निकाला मार्केट से, जब निकाला, तो अल्टीमेटली दिस टाइम लुक एट द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर एचएनआईज, दे हैव इन अ वे मैच किया है उनको। अदरवाइज 2.5 लाख करोड़ रुपए निकलना मार्केट से, एंड मार्केट्स आर डाउन बाय 15% अक्रॉस द वर्ल्ड। आप यूरोपियन मार्केट्स देखोगे, यूएस मार्केट्स देखोगे, तो इंडियन मार्केट्स का फॉल इज स्टिल, वी आर आउट परफॉर्मिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्टिमिज्म कैसे देखना है? ऐसे देखना है। अगर हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा अभी क्रूड का है, इन्फ्लेशन, अगर क्रूड हमारा कंट्रोल में आ जाता है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर हमारे मॉनसून इस बार फिर से अच्छे हो जाते हैं तो वी विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सो ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। सो एंड द बेस्ट पार्ट, अभी जो भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम है, उसके चक्कर में सीपीआई इन्फ्लेशन फिर से एक बार कम हुआ। सो इन अ वे पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स नॉट दैट। सो ऑप्टिमिज्म ये छोटी छोटी चीजों से ही हमें बनाना है, एंड पहले ये चीज हुई है क्या, और हुई है तो उसके बाद क्या क्या हुआ है, ये चीज एक बार देख लीजिए। और इसीलिए तो ये सारे कैलकुलेटर्स, थैंक्स टू ग्रो या फिर बाकी जो प्लेयर्स है, तो यू पीपल हैव ऑल दोज कैलकुलेशंस ऑन योर वेबसाइट्स, तो इमीडिएटली वो सारी चीजें आप देख सकते हो, परफॉर्मेंसेस, एंड देन इट्स टू मोटिवेट टू बी दैट ऑप्टिमिस्ट। आई थिंक दीज थिंग्स विल हेल्प यू। अब हम परिमल सर की सुपर पावर्स देखने वाले हैं, तो तैयार रहिए। अब परिमल सर एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारी विद्याओं की जरूरत है। सर, मार्केट बॉटम कब बनाएगी? बता दो सर, आज बता दो सर। नहीं, मैं वही बोला ना कि यहाँ पे या तो मैं भगवान हूँ या तो मैं झूठ बोलूंगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है। मार्केट बॉटम कब होगा? सो आई सी, यहाँ पॉइंट मुझे वही लगता है कि बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, जो सिनारियोज डेवलप हो रहे हैं, मुझे आई डोंट सी क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन विच हैज हैपेंड इन 2020। हाँ, करेक्शन, मतलब अब प्राइस करेक्शन भी कितना होगा मुझे थोड़ा डाउट वहां पे भी है। हाँ, बट टाइम करेक्शन हो सकता है, मतलब उसी प्राइस पे हम काफी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि जो हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है, या फिर जो हमारा एनालिसिस है, या फिर जो भी मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं, जो हमने पहले देखे, फिर से होते हुए देख रहे हैं हम, तो वहां से निगेटिव न्यूज वर्ल्ड मार्केट से आएगी, उसका इंपैक्ट रहेगा हमारे ऊपर। प्लस वी विल हैव टू सी
जो रेजिलियंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने दिखा है वो कितना कंटिन्यू होता है, बिकॉज एवरी मंथ दीज पीपल आर पुटिंग 12,000 करोड़ रुपीज इनटू द मार्केट, प्लस ईपीएफ का भी पैसा मार्केट में आ रहा है। अभी हो सकता है शायद आने वाले समय में वो ईपीएफ में से 15% की जगह 25% ईटीएफ्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में डालने वाले, तो फ्लोज आर देयर। सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ फ्लोज आर देयर। सो मार्केट में बहुत नी जर्क रिएक्शंस आई डाउट, हाँ, बट कुछ एक ब्लैक स्वॉन इवेंट अगर कुछ होता है तो दैट इज द थिंग जो हमें पता नहीं है। अदरवाइज जो इवेंट्स प्रेडिक्टेबल है उसमें मुझे ऐसे बहुत बड़ी डाउनसाइड वगैरह नहीं दिखती, बट टाइम करेक्शन इज वन थिंग आई विल से कि इट कैन बी देयर। एंड गाइज हमारे लिए क्या लर्निंग है इसमें, ले मैन के लिए, अगर आप लोग वेट करेंगे ना, इंतजार करते रहेंगे कि मार्केट बॉटम कब करेगी, बिलीव मी वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा, और उसके बाद मार्केट कब अब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और आप तभी जागोगे। मार्केट अभी 18,000 पे होती ना, बिलीव मी आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते। कम ऑन, यस और नो? क्यों, क्या लग रहा होता उस समय? ओ भाई ऊपर जा रही है तो बस पैसा लगाओ, ऊपर जाएगा, पैसा लगाओ, ऊपर जाएगा। अब हम, और आपको पता है कि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हर पिछला फॉल अपॉर्चुनिटी लगता है और हर चलता हुआ या फिर अगला फॉल डर लगता है। ऐसा है कि नहीं? कम ऑन, अगर मैं आपको बोलूं कि 2020 में काश आपके पास पैसे होते तो इन्वेस्ट करते कि नहीं करते? कम ऑन, टेल मी। अच्छा एक बार, ओनली बॉयज, यस और नो? ओनली गर्ल्स? ऐसे कैसे काम चलेगा? ग्रो कहते हैं कि हमने सबको जो है एक साथ लेके चलना है, सबसे इन्वेस्टमेंट करानी है। एक बार फिर करते हैं, ओनली बॉयज, यस और नो? गर्ल्स? हाँ ठीक है, ठीक है, जनसंख्या कम है लेकिन आवाज बुलंद है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर यहाँ पे सर एक चीज और भी मैं देखता हूँ जो ऑप्टिमिज्म को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप लोग ना, अच्छा एक ऑडियंस सर क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग रन में स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जाता है, क्यों ऊपर जाता है, या किस चीज को ध्यान में रख के ऊपर जाता है? हाँ जी, आप अर्निंग्स सर अभी बताया क्या आपने? हाँ, ये चीटिंग हो गई है तो है, अर्निंग्स को लेके। तो आप ये देखिए ना कि ऑप्टिमिज्म कहाँ से आएगा, आप कंपनी की अर्निंग्स पे ध्यान रखिए। क्या कंपनी की अर्निंग बहुत ड्रास्टिकली गिर रही है? क्या कंपनी बिल्कुल ही फ्लॉप होने वाली है? कंपनी के, और एक दो क्वार्टर की बात मत करिएगा, एक दो क्वार्टर में तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स का इंपैक्ट हो सकता है। क्या आपको ऐसे कोई रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं? इफ यस, तो आपको वहां से पैसा निकाल के शायद कहीं और चले जाना चाहिए, बट अदरवाइज अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर एक मुझे बात बताइए कि हम सब, आप इतने सारे इन्वेस्टर्स को देखते हो, बातचीत करते हो, और आप खुद भी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो एक आम व्यक्ति करता है इन्वेस्टिंग के दौरान? आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं होता, हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं, अरे ये स्टॉक है, इसको ही देख के इन्वेस्ट किया, या फिर इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया, ये फंड है इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया, ये नया एसेट क्लास आया है, वर्चुअल एसेट क्लास आया है, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है आपका। सो यहाँ पे आपको अप्रोच कंप्लीटली चेंज करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड। सो प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब भाई फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जा रहे हैं, रिस्क प्रोफाइल पता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन पता है, कैश फ्लोज पता है, क्या अमाउंट अचीव करनी है ये पता है। अगर उस प्रोसेस से जा रहे हो तो रैशनल रहे के रेट ऑफ रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी वही रहेंगे। अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच निकाल दीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, आई थिंक काफी सही चीजें हो सकती है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ। राइट। आप में से कितने लोग हैं जो टारगेट सेट कर चुके हैं कि मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस इतना चाहिए? ओके, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द पीपल सिटिंग हियर? आई विल से 1%। 1%। और बाकी सब इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब उनको जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का था। राइट गाइज, ये जो बात परिमल सर बोलते हैं ना, मैं आपके लिए उसे इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ना वो बिल्कुल लेमैन भाषा में पहुंच पाए। एक बार बैठिए, एक बहुत सुंदर सुशील टूल है जिसका नाम है एक्सेल, या फिर गूगल की आपकी गूगल शीट्स, आप उस पर एक बार बैठ के प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका कॉर्पस रिक्वायरमेंट कितना है। 4-5 फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक से 4-5 फॉर्मूले हैं, आप उन फॉर्मूलाज को लगा के एक बार देखो तो सही कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए कितना, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है। बस ये 2 चीजें जाननी है आपने।
और ऐसे ही हर फाइनेंशियल गोल, एक हो गया रिटायरमेंट कॉर्पस, एक हो गया परिमल सर मेरे ख्याल से एजुकेशन के लिए, होम के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो। यार तुम लोगों ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए बना लो टारगेट, लेकिन आपके पास में एक अमाउंट तो होना चाहिए ना। हम एक बुक पढ़ा करते थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर पहली लाइन शुरू होती है ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम एंड सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं बस इन्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, आपने गोल डिसाइड करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही एक कॉमन मिस्टेक जो सर ने बताई कि आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड हो जाते हो कि भाई जिसे हम बोलते हैं ना, गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम, जो एसेट क्लास में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी वहीं भाग गए। और हमने देखा कि भाई, और आपको पता नहीं है कि उसने कब इन्वेस्ट किया था, किस अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था, और वहां पे वो गलती हो जाती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की क्वालिटी। सर डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन एंड पेशेंस, तो हम ये काफी बार बात कर चुके हैं। आई थिंक सर ने बताया कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, 9th पेशेंस, 10th डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन कैसे तोड़ते हैं? सर मार्केट गिरती है तो एसआईपी रोकनी चाहिए कि? आई थिंक ये तो सबसे बड़ी गलती है। जैसे आपने पहले भी बोला था एसआईपी के बारे में जब हम बात कर रहे थे, दीज आर दी बेस्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जब मार्केट गिरता हुआ आप इन्वेस्ट उसमें करोगे। आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ पोर्टफोलियो, कुछ दिनों पहले ही एक इन्वेस्टर का रिव्यू था, तो आई टुक द पोर्टफोलियो। सो ड्यूरिंग पैंडेमिक उनकी काफी बड़ा कॉर्पस था, तो एसटीपीज जा रहे थे, काफी बड़े एसटीपीज, एंड इवन हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड जो है उसके सीएजीआर आई वाज लुकिंग एट 15.5% एंड एवरेज परफॉर्मिंग। सो मतलब नोबडी नोज कि कौन सा एकदम एग्जैक्टली बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होगा, बट एवरेज मतलब जो बेंचमार्क को बीट कर रहा है उसके। सो पॉइंट ये है, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट देयर वर सम इंस्टॉलमेंट्स इन हाइब्रिड फंड्स जिन्होंने उनको एब्सोल्यूट टर्म्स पे 120 से 125% के रिटर्न दिए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years। एंड दीज आर द, मतलब सीएजीआर टर्म में आप निकाल लो उनका कि सीएजीआर क्या होगा, और वो सीएजीआर कहां से कहां लेके गया उनको, राइट। बिकॉज ही वाज इन्वेस्टिंग अर्लियर आल्सो इन दैट फंड। देन जो लमसम एसटीपीज इन्वेस्टमेंट थे वो उस वक्त हुए। इट वाज नॉट दैट कि आई न्यू दैट कि अरे दिस इज द बॉटम सर आप करो, हम तो बस एसटीपी लगा चुके थे, वो चल रहे थे। ओनली थिंग व्हाट आई ट्राइड कि आई मैनेज दिस बिहेवियर नॉट टू रिएक्ट and stop those STPs. Right. So this is what. So STP हो, SIP हो, अगर falling market में आप कर रहे हो वो चीजें, I think this is the best thing which is happening to your portfolio. Because these installments will take your portfolio to the next level. Because जैसे हमने पहले भी बोला था कि bull market में जो installments आपके जाने वाले हैं वो सबसे कम returns देने वाले आपको. But you will not feel bad about those investments because at that point of time bull market है, euphoria है, ओवर एंथुसियाज्म है, हाँ फोमो है। सो उस एंगल से आप इन्वेस्ट करते रहोगे, बट दीज आर द इंस्टॉलमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक योर पोर्टफोलियो टू द नेक्स्ट लेवल, नॉट दोज इंस्टॉलमेंट्स जो आपको अच्छी लगेंगी, जो बुरी लगेंगी वही इन्वेस्टमेंट्स आपको आगे लेके जाने वाली है। राइट राइट। तो डिसिप्लिन एंड पेशेंस आई थिंक हम सबको बहुत क्लियर है, लेकिन फिर वही बात, भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। सबको पता है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, परिमल सर को ही पता है, आप लोग अगर मुझे सुनते हो तो आपको ही पता होगा कि इंडेक्स फंड्स मेरे फेवरेट हैं। एंड जब ये पेंडेमिक चल रहा था मैंने इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी एसआईपीज को बढ़ा दिया। बढ़ाने के साथ साथ इवन जब जब मुझे लगा कि पैसा है, मैंने लमसम भी उसके अंदर इन्वेस्ट किया। वो कन्विक्शन थी मेरी, और बाय गॉड्स ग्रेस आज भी वो पोर्टफोलियो ग्रीन में ही चल रहा है और अच्छे खासे रिटर्न्स देके चल रहा है। तो ये डिसिप्लिन और पेशेंस सर। बिकॉज आई थिंक 7,500 पे निफ्टी गया था या फिर 24-25 हजार पे सेंसेक्स गया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इन्वेस्टेड एंड इट वेंट अप टू 60,000 और 18,500। तो 140% के रिटर्न्स होंगे कुछ इंस्टॉलमेंट्स। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही वो चीजें देखनी है। तो अगर मोटिवेट करना है ना, ऑप्टिमिज्म हमें लाना था, एक बार जाइए एसआईपी कैलकुलेटर्स फंड्स के निकालिए, उसमें डालिए अमाउंट्स कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो कितना होता। आई थिंक दीज थिंग्स विल मोटिवेट यू एंड दीज थिंग्स विल कीप यू डिसिप्लिन। अगर आपने वो प्लानिंग की है तो, अगर नहीं की है तो प्लीज वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिएगा। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच अगर हम चेंज कर देंगे तो आई थिंक ये 5% आज जो हम देख रहे हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किया था रिटायरमेंट फंड के लिए, अगर नेक्स्ट इवेंट होता है तो आई थिंक इट शुड बी 95%। दैट्स व्हाट आई होप दैट कि अगर हम ऐसा करेंगे तो। राइट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एंड गाइज मेरा पर्सनली मानना है, परिमल सर से पूछेंगे और बाकी मैं आप सबको भी पूछूंगा, इन्वेस्टिंग सिंपल है कि टफ है? सिंपल, अच्छा चेंज करते, सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल है पर कॉम्प्लिकेटेड कौन बना रहा है कॉम्प्लिकेटेड? ये आप या हम? अच्छा कैसे बना रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड प्लीज? अच्छा करना सिंपल है, देखना कॉम्प्लिकेटेड है। ओके
मुझे मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग में जो अभी सर ने जो रिटर्न्स बताए थे 12.5% के आसपास, आप लोग अगर इंडेक्स का भी हिस्टोरिक रिटर्न चेक कर लेंगे, अब दो तरह के रिटर्न होते हैं ना, आपका एक वो प्राइस वाला रिटर्न होता है सर, एक वो आपका डिविडेंड इंक्लूडिंग जो रिटर्न होता है, जिसे TRI मेरे ख्याल से बोलते हैं। आप वो रिटर्न कभी किसी ने चेक किया कि आपके इंडेक्स फंड ने आपको कितने रिटर्न दिए? कभी किसी ने चेक किया है? वाह, ओके प्लीज प्लीज आराम से बैठ के, हाँ 15%, ये थोड़ा सा ज्यादा है। और कोई? 12 14 thanks 13% के आसपास रिटर्न दिया। 12 around yeah 12-13 के आसपास दिया। हाँ, अब मार्केट नीचे तो आप देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर नजर आ सकता है, बट आप ये सोचिए, अच्छा अभी हम वो भी बात कर रहे थे ना कि 30% रिटर्न चाहिए, जब परिमल सर बात कर, कौन था भाई वो 30% वाला? मतलब तुम वॉरेन बफे से ज्यादा रिटर्न कमाओगे। वॉरेन बफे का रिटर्न अगर आप देखेंगे पिछले 70 साल का, सर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 21-22% है। 21-22%। ये मैं शायद 1-2% ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए आपको। हमारे नेक्स्ट वॉरेन बफे, प्लीज तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। देखिए, मैं किसी इन्वेस्टर को आपको फॉलो करने को, परिमल सर ने बहुत सही सही बातें बोली, आपने अगर उसे समझा हो तो। हमें राकेश झुनझुनवाला साहब नहीं बनना है। क्यों? पता है, ये वही गेम है। नेक्स्ट HDFC बैंक कौन सा होगा, ये वही गेम है। और वो थंबनेल बोल के अच्छा है, वैसे फॉलो करना गलत हो सकता है। राइट राइट। तो आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, और 12-13% का रिटर्न मैंने आपको बताया, किस अगेन इन्वेस्टिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। पता चला गुरु वाले मुझे स्टेज के पीछे लेके जा रहे, इधर आ भाई तू इधर आ। तो पॉइंट इज गाइज कि आप लोग ऑलमोस्ट विदाउट एनी नॉलेज यू कुड हैव अर्नड 12-13% रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स। और वो रिटर्न, पता है मैं उस रिटर्न को क्या बोलता हूं, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, वो रिटर्न आपका इंडिया में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार था। बात समझ आती है कुछ? क्यों जन्मसिद्ध अधिकार था? वो रिटर्न कैसे आया? कंपनीज बढ़ी है, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े। कंपनी के प्रॉफिट किसने बढ़ाए हैं? जोर से बोलो, किसने? आपने। आप जो फोन यूज करते हैं, आप जो कॉलिंग के लिए एयरटेल वोडाफोन कुछ यूज करते होंगे, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप इस ऑडिटोरियम के अंदर, आप सब GDP बढ़ा रहे हैं कि नहीं? कम ऑन। और याद हो परिमल सर ने बताया था कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, जो बताएगा उसे मेरी तरफ से एक पर्सनल प्राइज। चलो बताओ, रिटर्न एक्सपेक्टेशन किस पे बेस्ड होनी चाहिए सर प्लीज? GDP प्लस इन्फ्लेशन, प्राइस सर को मिलेगा, ठीक है। तो GDP प्लस इन्फ्लेशन। और आप प्लीज इस चीज को भी चेक कीजिए कि इंडेक्स फंड का अगर आप ओवरऑल रिटर्न चेक करने वाले हैं तो वो GDP प्लस इन्फ्लेशन ही मिलेगा। परिमल सर प्लीज। आई थिंक दैट इज द एक्सपेक्टेशन वी शुड हैव। वहां पे कुछ आउटलायर्स होंगे, आउट परफॉर्मेंस होंगे, डेफिनेटली होंगे, सो नोबडी कैन डिनाई दैट। सो दैट बेसिक एक्सपेक्टेशन लेके अगर हम चलेंगे ना, तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड। इट विल मेक यू अ प्रैक्टिकल एंड रैशनल इन्वेस्टर। जैसे हमने बोला था कि राकेश झुनझुनवाला 1 लाख में एक थे, 10 लाख में एक थे, 1 करोड़ में एक थे, हमें पता नहीं है। बाकी बचे हुए की स्टोरीज हमारे साथ मैच होने वाली है। सो इसीलिए एवरेज सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना शुड बी आवर मेन एम रादर देन दी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, द बेस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। आई थिंक ये हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड ह्यूमन, जैसे आपने बोला ईगो या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस, वही जो सिंपल जो बोला ना कि सिंपल इन्वेस्टिंग इज सिंपल, बट हम उसको टफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो बोलता है ऐसा थोड़ी होगा, इतना सिंपल थोड़ी होगा, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। हमें वही इन्वेस्टमेंट एडवाइस अच्छी लगती है जो हमें समझ में नहीं आ रही है या फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। फिर लगता है कि हाँ यहाँ ना कुछ समझ में नहीं आया, तो ये परफेक्ट है यार, ये बढ़िया है, ये सही राइट है। राइट। जैसे शशि थरूर सबको लगते हैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, अरे बढ़िया बोलते हैं, अरे ये इंग्लिश बढ़िया है उनका। दैट इज द थिंग। मैंने सर CA स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो CA स्टूडेंट्स को एग्जाम में कोई आसान क्वेश्चन दिख जाए ना, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वो तुरंत शुरू हो जाते हैं उसमें। सर मुझे इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप में से कैट की एग्जामिनेशन कितने लोगों ने दिए? कॉमन एप्लीकेशन टेस्ट। सो कैट एग्जामिनेशन इज मेजरली फॉर गुड MBA इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो एग्जाम आपको क्लियर करनी है। सो उसमें जो सिलेबस आता है वो आता है 9th तक का, इंग्लिश हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, मैथ्स हो, वो आपको सॉल्व करना है। और 150 मार्क का, मतलब हमारे टाइम वो 150 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता था। और अगर आपको ना 30 से 35 मार्क भी मिल गए सर, या 40 मार्क मिल गए, तो आपका परसेंटाइल आता था 99 परसेंटाइल प्लस। सो इट मीन्स कि परसेंटेज टर्म में यू आर नॉट इवन स्कोरिंग 30%, बट स्टिल परसेंटाइल इज सो हाई, बिकॉज आपको उसमें से आसान चीजें समझनी है और वो फाइंड आउट करके आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है यार, छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसको अटेम्प्ट करने की। जो समझ में आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर बैंक करो। आई थिंक इन्वेस्टिंग में भी ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं।
जो चीजें हमें समझ में आ रही है उसको करते हैं ना, उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं और ज्यादा, रादर देन जो समझ में ही नहीं आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट कोई दूसरा है जो वो चीजें समझ रहा है ऐसा हमें लग रहा है, या फिर वो दिखा रहा है, हो सकता है। मतलब आजकल हम यूट्यूब में बहुत ज्यादा देखते हैं वो चीजें, तो जरूरी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही छोड़ दो, जो सिंपल चीज, जो सिंपल बिजनेस, जो सिंपल सेक्टर समझ में आ रहा है उसको एनालाइज करो, उसको स्टॉक को एनालाइज करो और इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोड वैनगार्ड म्यूचुअल फंड, जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग मतलब ETF में ही उन्होंने ये किया है पूरा, तो आई थिंक उनके बुक्स वगैरह पढ़ो आप, कैसे इन्वेस्टिंग को सिंपल करना है। आई थिंक दैट्स व्हाट दैट गाय हैज डन, सो दैट इज फेनोमेनल जॉब। राइट। सो परिमल सर, लेटेस्ट वेब सीरीज कौन सी देखी, सच सच बताना। अरे बाप रे, अरे मैंने अभी वो लिंकन लॉयर देखी थी। सर कौन सी ऐप पे देखी थी सर? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे, मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सर के पास है, अभी अभी देखते जाओ, अभी सवाल करने सर से बहुत सारे। तो सर और भी कुछ वेब सीरीज देखी उस पे? नहीं, अभी रिसेंटली तो वही देखी थी, मतलब नॉट। तो सर नेटफ्लिक्स के स्टॉक में भी है कुछ? नहीं, मतलब, तो सर क्वेश्चन यही आ रहा है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, एक ना सर यूएस से ना में अलग प्यार है सर, अलग लगाव है कि भाई एक रिश्तेदार यूएस में होना चाहिए, ठीक है ना, यूएस से कोई आ रहा है भाई ये लेता आई हो, और अब तो सर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले तो सर आपका थॉट क्या है कि अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, राइट, जो एक अपना SIP के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए यूएस स्टॉक्स है? अभी उनको यूएस की तरफ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? फिर मैं फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा। आई थिंक जो चीजें ऐसी रिसेंट हिस्ट्री में होती है ना, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो जैसे अभी कुछ समय पहले तक there are some funds also which are taking exposure towards US equities, they have done really well, now they are suffering and all those things are happening. तो recent जो है इवेंट्स है वो एक बायस क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए कि यार यूएस में सबसे अच्छे रिटर्न्स बने हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू यूएस इक्विटीज। तो टिपिकल फियर ऑफ मिसिंग आउट मुझे ऐसा लगता है। सो ओवरऑल अगर अब मैं उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रखूंगा कि जब यूएस में 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन वो देख रहे हैं, सो इट मीन्स द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रबल। सो अब ये जो रीसेंट इवेंट्स, सिर्फ और इवेंट्स मतलब हम क्या देखते हैं कि रिटर्न्स को देख रहे हैं कि भाई रिटर्न्स दे दिए 15% डॉलर टर्म में रिटर्न दिया, और क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा क्या रिटर्न आएगा, अपनी करेंसी भी तो डिप्रिशिएट हुई है, सो इफेक्टिवली द रिटर्न्स हैव गॉन बियॉन्ड 20%। सो दैट्स व्हेन कि टिपिकली बहुत सारी मार्केटिंग भी हो गई, एंड ऑटोमेटिकली मतलब टिपिकल कि भाई ये रिसेंट रिटर्न ज्यादा है, दैट्स व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग। सो नाउ वी नीड टू थिंक लिटिल लॉजिकली नाउ कि अगर वो इकोनॉमी ओवरऑल प्रॉब्लम में से जा रही है, सो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपरकशंस इन मार्केट आल्सो। सो ये चीज देखना है। वहां पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लोग क्यों कर रहे थे, एक तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, बोला कि $2,000 उनके अकाउंट्स में डाल दिए और उनको पता नहीं था कि उन पैसों का क्या करना है, एंड दैट्स व्हेन द मनी वेंट इनटू स्टॉक मार्केट। और बहुत ज्यादा नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी जिस तरीके की लिक्विडिटी आई, वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी, बट वो स्पेकुलेटिव एसेट्स में चली गई, जैसे कि इक्विटी हो या फिर अदर इमर्जिंग मार्केट्स की इक्विटी हो, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो अब हमें थोड़ा और ज्यादा लॉजिकली सोचना है। नाउ थिंग्स विल बॉयल डाउन, दैट इज माई ओपिनियन, आई हैव फुल राइट्स टू बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यहां से जो इकोनॉमीज अच्छा करेंगी, जो सबसे कम मतलब लॉट में जो अच्छी रहेंगी, आई थिंक दोज मार्केट्स विल डू वेल। सो आई फील, अगर आप मुझे पूछोगे तो आई हैव नो फियर ऑफ मिसिंग आउट इन यूएस इक्विटीज। आई स्टिल फील कि आई थिंक इंडियन इक्विटीज विल डू मच बेटर कंपेयर टू दैट। डॉलर टर्म्स में अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन होना एकदम मतलब जायज है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन यूएस 10 ईयर जीसेक मतलब यूएस के इंटरेस्ट रेट्स और इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स में जो डिफरेंस है, उतना डेप्रिसिएशन हमारी करेंसी में होगा। सो वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न डॉलर एसेट्स में ऐड हो जाता है। बट ओवरऑल अगर नेट रिटर्न देखोगे तो आई स्ट्रांगली फील इमर्जिंग मार्केट्स विल डू वेल कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। राइट सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में भी है और हमने पहले भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, तो 2 आंसर्स हैं इस चीज़ के, आप क्या आंसर देंगे उसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। मतलब कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि यार मैं इंडियन मार्केट के रिस्क को हेज करना चाहता हूं तो मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। सी आई थिंक हेजिंग ये जो एक चीज़ है ना, इसमें आप एलोकेशन का एक छोटा सा पोर्शन लेके हेज करने जाओगे तो आई स्ट्रांगली फील वो कितना हेज होता है। हेजिंग फ्रॉम द मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे हेजिंग करने के लिए, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस,
ये जेन्युइन ऑब्जेक्टिव से आए थे बट वो मिस इंटरप्रिट हुए एंड उसको गलत तरीके से यूज किया गया. बट वही अगर आप एज एन एसेट एलोकेशन मैं बोलूंगा वो हेजिंग कम होगी और डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा. सो डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा सा आपने रिस्क कम किया. हेजिंग मतलब पूरे पोर्टफोलियो को आप हेज नहीं कर सकते. अल्टीमेटली कितना भी आप मना करो बट शॉर्ट टर्म में द इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स विल मैटर टू इंडियन इक्विटीज ऑल्सो. अब यहां पे कैसा है, दिस इज स्लोली आपको देखना पड़ेगा रिलेशनशिप कैसा है, कितना रिलेटिव मूवमेंट है. कि अभी जैसे हमने देखा S&P 500 हो, NASDAQ हो, दे हैव गॉन डाउन बाय 23% to 35% तक, बट आवर मार्केट्स आर डाउन बिटवीन 15 to 18%. सो आई थिंक ये ऐसा धीरे 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 ये डीकपलिंग जो होगा ना, ये एकदम से ड्रास्टिकली नहीं दिखेगा आपको शॉर्ट इवेंट्स में. मतलब हम देखते हैं ना हमेशा, हम भी तो मतलब मैं जो वीडियो बनाता हूँ सुबह सुबह तो उसमें यूएस मार्केट्स का पहले बताता हूँ कि यूएस मार्केट्स क्या हुआ, तो उससे एक आइडिया आ जाता है कि इंडियन मार्केट्स में रिएक्शंस क्या आ सकते हैं. देन ओवरऑल आपके मार्केट्स में क्या इवेंट्स होंगे उसके हिसाब से चीजें होंगी एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक चीजें होंगी. सो दोस थिंग्स इन शॉर्ट टर्म वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट इन द लॉन्ग टर्म जैसे आपने बोला इक्विटी में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या है वो पैरामीटर जो आप देखते हो, तो जैसे अर्निंग्स इज द वन थिंग, अर्निंग्स हो, रेवेन्यूज हो, मार्जिन्स हो, ये कैसे इंप्रूव हो रहे हैं उसके हिसाब से मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक्स रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स विल मूव. राइट. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग बिगनर लेवल पे हैं बिल्कुल तो इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास से मैसेज पहुँच पाए. सर, जब मैं इन्वेस्टिंग करने आया मैंने देखा कि यार इक्विटी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे अच्छे बिजनेसेस के आप ओनरशिप रख सकते हो. तो मैंने ना कहीं सुना, आप लोग ही बताइएगा, कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है. राइट. आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसमें अभी ग्रोथ बची हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन नॉट अ इन्वेस्टमेंट सजेशन और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्फोसिस से मत जाओ क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, या टीसीएस मत जाओ वो तो बहुत बड़ी बन चुकी है. नेक्स्ट इन्फोसिस ढूंढो, नेक्स्ट टीसीएस ढूंढो, वो ढूंढो जिसकी ग्रोथ अभी 60% ईयर ऑन ईयर होनी है. इस पे सर आप हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल, अगर आप वो फाइंड आउट कर सकते हो तो. बाकी मेरा एक दो प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं जब भी आइडेंटिफाई करता हूं कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करनी है. टू थिंग्स आर देयर, अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल. सो फॉर मी इट विल नॉट मैटर कि नहीं यार पहले ग्रो हुआ है तो ये बाद में नहीं होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट, आई अंडरस्टैंड दीज आर एजम्पशंस वी डू जब भी हम एनालाइज करते कुछ चीजें, बट अगर हम रैशनल एजम्पशंस लेके ये चीजें करेंगे तो आई थिंक वी कैन आइडेंटिफाई लॉट ऑफ थिंग्स. बाकी ऑब्वियसली कि स्मॉल कैप में करो, मिड कैप में करो, बिकॉज वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. सो आई अंडरस्टैंड वहां पे अगर कोई सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई सब सेक्टर है जिसमें वो निश क्रिएट कर रहा है वो छोटा कंपनी, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एग्जांपल्स, बट आप उसको कितना आइडेंटिफाई करोगे एंड परसेंटेज एलोकेशन कितना लोगे ये देखना जरूरी है. हमने एक क्वेश्चन एक्चुअली डिलीट किया था जिसमें कौन सा वो स्टॉक है जिसने आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए. सो आई वांटेड टू अवॉइड, बट मैं एक आइडिया दूंगा इसकी कि, और ये रिलेटेड है उससे जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला कि मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, स्मॉल कैप स्टॉक था. आई इन्वेस्टेड इन 2010-11, वैल्यू वाज सम 7-8 रुपीज एंड देन इट वेंट अप टू 200 रुपीज. स्पेशलिटी केमिकल में था. बिलीव मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये स्पेशलिटी केमिकल ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला, इतना ग्रोथ करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. ओनली थिंग कि मैं वहाँ पे उस कंपनी के एक प्रमोटर के रिलेटिव का पैसा मैनेज करता था, और वो जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस है. नॉट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, मतलब हमने कोई ट्रेड नहीं किया, बट उन्होंने बोला यार तुम इसमें भी डाल सकते हो हमारे कंपनी में. तो मेरे इन्वेस्टर ने बोला यार मैं डाल रहा हूँ, तुम भी डाल दे, देखते हैं मतलब क्या होगा. एंड दैट हैज मेड द हाईएस्ट रिटर्न्स इन माय पोर्टफोलियो. This is the problem actually. Let me be very frank with you. There are some other stocks which have given really good returns, but जो आउट परफॉर्मर है जिसका मैंने एनालिसिस भी नहीं किया था कभी. बट पॉइंट ये है कि मेरे पास अगर 100 रुपए है तो उन 100 रुपए में से मैंने वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट किया. इफ दैट इन्वेस्टमेंट 100 रुपए में से 10 पैसे की है तो वो 10 पैसे के 2 रुपए भी हुए तो 100 रुपए पे वो 2% के रिटर्न है. दैट टू ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स. सो पॉइंट ये है कि आप टोटल नेटवर्थ पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस. सो आई थिंक देयर विल बी सम एग्जांपल्स जहां पे वो आप वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आप एलोकेशन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी कितना लेते हो ये भी बहुत मैटर करेगा. एंड देन अगेन, बट कभी कभी ये जो एग्जांपल्स आते हैं सक्सेस के, ये गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और ये छोटी चीजें हैं. आई कॉल इट एज अ कैंसर, कि ये कैंसर कब फैल जाता है टोटल पोर्टफोलियो में आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई
it's okay if you are identified, but be humble and always respect the luck part also. I don't know whether you have read the book of Psychology of Money. उसमें एक luck chapter है, बहुत ही बढ़िया book है वो. तो आपको आपका बिहेवियर मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है वो book. राइट क्या बात है परिमल सर भी उस बुक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं मैंने भी उस पर एक 3 घंटे का पूरा पॉडकास्ट बना रखा है पूरी समरी डिस्कस करते हुए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं उधर से अनन्या जी का इशारा आ गया कि भाई बस बहुत हो गया तो अभी 2-4 क्वेश्चंस और या क्लोज करें अच्छे से बोलो एक शेर सुनाऊंगा तो शेर सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं ये बताओ इरशाद बोलते हैं यस नहीं बोलते हैं सर जरा गौर फरमाइएगा महफिल चल रही थी वाह बोलना है ओनली बॉयज ओनली गर्ल्स महफिल चल रही थी जामों का था दौर जाम समझ गए बताओ जाम वाले स्टॉक का नाम बताओ सर हाँ हाँ देखो देखो शौकीन लोग बैठे हैं तो महफिल चल रही थी जामों का था दौर जामों में क्या था ये किसने किया था गौर वाह बोलो जामों में लहू था मेरा जामों में लहू था मेरा और सब कह रहे थे एक और एक और एक और चलिए जी तो कुछ अब इशारा तो आ ही गया है अनन्या की तरफ से कि रैप अप करना है मैं कुछ रैपिड फायर परिमल सर के साथ जो है वो कर लेता हूं जल्दी से कुछ के आंसर्स मुझे पता है कुछ के हम लोग जानेंगे सर कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण देख लो भाई दीपिका पादुकोण ठीक है क्रिकेट और बैडमिंटन बैडमिंटन सर ये कब हुआ यार वो बेटे की वजह से हो रहा है बहुत ज्यादा आपका पर्सनल बताओ ना सर आपका पर्सनल बताओ हाँ ठीक है मतलब क्रिकेट साइना नेहवाल और पीवी सिंधु फेवरेट स्टॉक मार्केट मूवी आई थिंक आई से सीरीज स्कैम अच्छा स्कैम 1992 सर उसने तो बहुत लोगों को इन्वेस्टर बना दिया आई थिंक मुझे लगता है दैट वाज द वन मूवी व्हिच हैज हेल्प्ड आवर मार्केट्स अ लॉट एंड नाउ हमारा काम है कि लोग आ गए बस सही राह पे चलते रहे राइट डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे आप एसेट एलोकेशन पे बहुत फोकस करते हैं तो गोल्ड और डेट आई विल गो विद डेट रीजन नहीं स्पेसिफिकली डेट एज एन एसेट क्लास मूव करने के लिए मुझे लगता है इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन आई कैन मैनेज इट रियली वेल दैट्स व्हाई नथिंग एल्स सो गोल्ड एज एन एसेट क्लास इफ यू फील दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड या फिर ऐसे वॉर्स वगैरह होने वाले तो गोल्ड अदरवाइज आई एम एन ऑप्टिमिस्ट आई टोल्ड यू सो इक्विटी से डेट और डेट टू इक्विटी फॉर मी इज अ मच बेटर पोजीशन राइट सो दैट्स ऑल गाइस आई होप यू एंजॉयड कम ऑन It's my honor actually. I'm talking to you face to face. First of all, Neeraj sir, Parimal sir, and India में था ये इवेंट आया. Luckily I was like, you know, ये इवेंट को मिस नहीं करना है. आपका एक इवेंट था शायद से वो पे हमने मिस किया था. Actually I was in Paris. लिया था हमने. Exactly yes. It's an honor actually sir. So question नहीं है because I want to know आपके योगा सत्संग में मैंने बहुत बार सुना है. आप बोलते हो कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है. कंजम्पशन अच्छा होने की वजह से स्टैगफ्लेशन भी आया रिसेशन भी आया फिर भी अपनी इकोनॉमी जो होगी वो बहुत अच्छा स्टेबल करेगी नेक्स्ट इन कमिंग ईयर्स में. तो मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर लाइक 10 ईयर्स राइट नाउ. सो मैंने देखा है कि लोगों का कैसा है कि वहाँ पे कंजम्पशन है. एक बंदा कंजम्पशन उसका कम होगा फिर भी वो ज़्यादा चीज़ें खरीद करते हैं यू नो मार्केट में जाके और वेस्ट भी बहुत होता है वहाँ पे. इंडिया में वैसा नहीं. इंडिया में अपना कैसा होता है लेते हैं एंड तक यूज़ करते हो ना साबुन भी पूरा एकदम घिस के यूज़ करते हैं. तो मेरे को ये जानना था अपने यहाँ पे कैसा अभी समझो रिसेशन आया ये आया वो आया तो लोग खर्चा कम करेंगे. मेरा खुद का एग्जाम्पल है हफ्ते में 6 बिस्किट लगते थे पैकेट्स अभी मैंने 5 कर दिए क्योंकि कंजम्पशन प्राइसेस बढ़ गए राइट. तो इंडिया में ऐसा होगा ना तो इसकी वजह से इंडिया में आपको नहीं लगता है कि कंजम्पशन कम होगा. सी आई थिंक आई से कि हम अभी भी बहुत ज़्यादा नीड बेस्ड इकोनॉमी है वांट बेस्ड नहीं है. अभी आप जो बोल रहे हो ना कि मतलब जस्ट एन एग्जांपल सो यू लुक लाइक कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑब्वियसली इंडिया की पर कैपिटा इनकम से काफ़ी ज़्यादा है. सो उस एंगल से बट मोस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी स्टिल नीड बेस्ड इकोनॉमी. सो धीरे धीरे वी विल गो टुवर्ड्स द वांट बेस्ड इकोनॉमी एंड दैट्स वाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है लेस देन 35 ईयर्स के 65% लोग हैं इंडिया में. आई थिंक दे विल ड्राइव दिस इन कंजम्पशन. सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है जो यूएस 30-40 साल पहले था वो हम इस सिचुएशन में अभी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स वाई एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन इंडिया एज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू प्लस डेमोक्रेसी है. अब विल नॉट गो इनटू पॉलिटिकल डिबेट बट वी हैव डेमोक्रेसी. सो
I think from that point of view, the consumption will be very good. मेरा एक सवाल आपसे, शादी हो गई है कि अभी होनी है? नहीं अभी नहीं हुई ना, तो अभी आपको कंजम्पशन भी समझ नहीं आ रही है, राइट? और मैं आपको फिर बताऊं, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा. और मैं पर्सनली पता है क्या सोचता हूँ, इंडिया इतनी जबरदस्त कंट्री है ना, क्यों हम ना, मुझे ऐसा लगता है, अब इस पे बहुत ज्यादा आगे ऑपोजिशन आ सकती है यार, हमने ना अपने त्योहार ऐसे बना रखे हैं, हम फ्लॉप हो, दिवाली से पहले धनतेरस आता है, राइट? ये 4-5 जो दिन आते हैं, अगर मैं सर पुराने समय की बात कर रहा हूँ, मुझे स्कूटी लेनी थी, होंडा एक्टिवा, पता है मिल नहीं रही थी कहीं पे, और होंडा एक्टिवा, राइट? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने त्योहार भी ऐसे सेट कर रखे हैं, एक के बाद एक, जहाँ पे हमारी कंजम्पशन अपने आप ही बढ़ जाती है, चाहे वो गोल्ड हो, यूटेंसिल्स हो, दिवाली पे आप क्या नहीं खरीदते, टीवी, फ्रिज, क्या नहीं खरीदते? और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है आज तक, हमारी हर आने वाली जनरेशन हमसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही है. अगर आप अपनी बात करें, अगर आप फादर साहब की बात करें, या आप पुराने समय पे देखें, शायद मोहल्ले में एक टीवी होता होगा, वो रामायण आती, सब जाके बैठ जाते हैं, आज संडे है, बैठ के देखेंगे सारे इकट्ठे होके, और अब घरों में 4-4 टीवी हैं, राइट? तो कंजम्पशन शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत क्लियरली दिखता नहीं है बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को फिर भी ऐसा फील होता है, जो मैं समझ पाया अभी तक अपनी लिमिटेड लाइफ के अंदर, कि भाई कंजम्पशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और हर कोई पैसा कमा के उसको यूज भी करना चाह रहा है, यूटिलाइज भी करना चाह रहा है. पुराना फीडबैक, पुराना माइंडसेट ऐसा था कि नहीं घर में बैठो, किसी को पैसा दिखाना नहीं है, गाड़ी ले भी सकते हैं तो भी नहीं लेनी है. आज तो आई थिंक हम लोग खुल के पैसा खर्च कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से कंजम्पशन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? इंडिया में. See, a lot of times when you are investing into sectoral fund, valuation को भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखो, नहीं तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग जैसे सर बोल रहे हैं, आई थिंक दैट विल वर्क फॉर श्योर, वैसा लगता है. ऑब्वियसली देयर विल बी सम फेजेस जहाँ पे आपको ये कंजम्पशन वाली थीम्स, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो कंपनीज बड़ी बनेंगी, दे विल बी पार्ट ऑफ लॉट ऑफ इंडाइसेस, सो थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग. थैंक यू सर, थैंक यू. Hello. Yeah. Thanks. My question is for Grow team actually. Okay. First of all, thanks for bringing this amazing trading platform to us. Actually, before Grow, I used to use a trading platform which I would not name, and it was very, very difficult. This is UI and UX is amazing. So I'd like to thank you to the founders and the amazing team. My question is. Grow as a startup, how it has grown, is it profitable, and When are you bringing the IPO? Exactly. So, Are there unlisted stocks available? how to invest in Grow? What are the इससे options पहले available? ग्रो टीम आंसर करे, सॉरी मैंने बीच में रोक दिया. मैं आपको ये बात, मतलब ये सारी ना हमारी फीलिंग्स हैं. आप आज से, जब मैं आपकी एज में होऊंगा, तब पता है डीमैट अकाउंट खुलवाना कितनी बड़ी फाइट होता था. फाइट, लिटरली इट वाज अ फाइट, कि आपको पता नहीं कितने सिग्नेचर करने हैं, कितने चक्कर काटने, और डीमैट अकाउंट खुलवा के ना वो स्कैम 92 वाली ट्यून याद करो, टन ऐसे चल के आते थे हम लोग कि भाई डीमैट अकाउंट खोला लिए. एंड यू पीपल आर ब्लेस्ड कि ग्रो जैसी कंपनीज, ग्रो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप घर बैठ के जो है अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. आई थिंक दिस, इसके लिए तो यार ग्रो के लिए एक बार तालियां हो जाए बहुत जबरदस्त तरीके से. Absolutely. हाँ जी, प्लीज. और ये स्क्रिप्टेड नहीं है नीरज, राइट? Well, it's a company for the youth, by the youth of India. I think it's a young company and it's lot more ahead, lot more success ahead. And for the people of India, I think it's a amazing thing. It's a breakthrough thing that has come out where people learn and, you know, have been investing themselves. I really congratulate you all from the bottom of my heart. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. for doing this for the Inspires us. country, for the economy, for the people of India. Thank you. Thank you so much. And to address to your question, so Grow has grown, from where we want to go. Yes, we have taken few steps, and we are happy that those steps have resulted in this kind of, love for us. So हमारी सक्सेस ना ये यूनिकॉर्न $1 billion या इन्वेस्टिंग फंडिंग से नहीं होती. आवर सक्सेस इज व्हेन वी गो टू अ सिटी एंड 1,000+ people come and they want to meet us, right? And we want to meet them. Abhi we were looking at some statistics and we are seeing that Pune में there are 10 lakh people who are using Grow right now. And Pune की total population is around 60 lakh. आसपास का मिला ले तो maybe 10 million, 1 crore. If I take between 18 to 40, there'll be probably 40-50 lakh. And so 20%, 25% of the population is using Grow. And the real happiness will be when we'll talk next time and we say ki 80%, 90%. So that is success for us. And we are, last 5-6 years it has helped us. We'll continue doing these things. We'll continue launching new product. I just showed
a debit card, what we are thinking on, how we can solve your banking related experience also, we can improve that also, and we'll keep on doing these things. But to your specific questions, profit loss, I think I can't say much, but we're not burning, so we are not the company that burns. We still, we love, so our growth comes from word of mouth a lot more, and that helps us in saving a lot of money and kind of building better and better experience for you guys. When you will give us a chance to invest and grow? So, okay, so bigger way is that IPO, but there's no like discussions even going on around that. But see, whenever you use grow, and I think if you're able to do the right thing with your money, I think that's a way you're participating with us. And that's the way we are trying to participate, and we are trying to give it back to the country. परिमल सर से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। मैंने देखा है आपने अभी क्रिप्टो के बारे में बोला कि जो इन्वेस्टमेंट हमें समझ में नहीं आती उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सर मैंने शॉकिंग मैं बोलता हूँ आपको, पुणे डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरियाज़ में MLM स्कीम के माध्यम से बहुत बड़ा छोटे छोटे गांव में 7-7, 8-8 करोड़ का क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर। और ये लोग जो गए ना, फार्मर्स है, मजदूर है, उनको मालूम नहीं है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा उठाया है लोन पे और क्रिप्टो में डाल रहा है। तो मुझे एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं काम कर रही? नहीं, मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा काम उसी पे चल रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के रिएक्शंस आपने देखे होंगे, TDS हो या फिर टैक्स लॉ हो या फिर RBI का जिस तरीके से रिएक्शन आना, डायरेक्टली क्रिप्टो पे कॉल नहीं लेना बट बैंक्स को पुश करना वो चीजें करने में। सो आई थिंक गवर्नमेंट नोज दैट। I think they will not like that कि somebody is coming from outside and challenging them. At least from their जो main monetary system manage करने का right है, मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई छोड़ने वाला है। And that's why अब वो debate, मुझे वही लगता है ना, पहले all the supporters of crypto were saying it is a currency, and now everybody is starting, अरे गवर्नमेंट ने अरे वाह चलो अप्रूव तो कर दिया, एसेट तो बोल दिया उसको, तो उनको यही समझ में नहीं आया, गोल पोस्ट चेंज करवा दिया उन्होंने, and everybody accepted that. And that was the big defeat for that moment. And plus, as you are saying, in rural areas, there are a lot of MLMs going on. I know that. That is another problem. अब जब हम YouTube channel manage करते हैं, maximum जो spam के messages आते हैं, those are related to crypto. So मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये खुद की इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे आने वाले समय में. That is my reading. I have full rights to be wrong also. सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे भी, जो अभी इस माहौल में नहीं बोला गया, कि अभी भी है ना बहुत सारे लोग या इंश्योरेंस कंपनीज गारंटेड प्लान बेच रही है और यूथ को, मीन्स दो एक्सट्रीम लेवल है। एक तो लोग क्रिप्टो में 50% की बात कर रहे हैं और गारंटेड प्लान में 6% लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे, लेकिन उस पर भी काम होना चाहिए। नहीं, आई थिंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट दैट्स व्हाट, सी इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट का होना चाहिए, बट it's a push product and majorly done by either agents or banks. So पहले यूलिप था, उसको मार दिया, तो फिर अब ट्रेडिशनल पे आए। सो मुझे लगता है कि अब कमीशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को कैसे आप एजेंट्स को कंट्रोल करोगे यार, मतलब इट इज ऑल अबाउट सेलिंग स्किल है वो आपका। सर इंश्योरेंस कंपनी ना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस के बजाय गारंटेड प्लान पे ज़्यादा वही है ना, मतलब इट्स इंस्टेंट, जो सबसे ज़्यादा कमीशन देता है 40-50% का कमीशन मिलता है आपको। 20,000 की पॉलिसी बेची आपने, 10,000 मिलता है आपको। वो टर्म प्लान लेने के लिए वो कितना पीछे पड़ना पड़ता है, मेडिकल लोग बोलते नहीं मुझे नहीं करना मेडिकल, खत्म हो गया फिर। थैंक यू सर। हेलो, हाय सर, परिमल सर आपसे क्वेश्चन। सर, व्हाट वुड बी द एसेट एलोकेशन फॉर इंडेक्स फंड्स इन आवर पोर्टफोलियो, फॉर ओवरऑल पोर्टफोलियो? सी नॉर्मली एसेट एलोकेशन में जो इक्विटी और डेट का पोर्शन मैनेज करना होता है ना, तो उसके लिए मैं आई फील कि 15-20% इंडेक्स इन्वेस्टिंग अगर होगी आपकी इन इक्विटी पोर्टफोलियो। नहीं, सो इट देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है उसका। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन। सो अगर 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपको लगता है मुझे लार्ज कैप में रहना है, तो यू कैन इन्वेस्ट एवरीथिंग इनटू लार्ज कैप इंडेक्स। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ऐसा कुछ उसका थंब रूल नहीं है ऐसा कुछ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी जैसे स्मॉल एंड मिड कैप में उतना एफिशिएंसी या फिर अल्फा क्रिएट नहीं, मतलब स्टिल एक्टिव फंड्स आर क्रिएटिंग अल्फा। तो अगर धीरे धीरे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, आई फील इन नेक्स्ट 5 years एवरीथिंग विल बी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। दैट्स माय रीडिंग। Sir, what is your take on small cap and mid cap index funds? I mean, is there any chance to invest in that? I think there are some funds are available, index funds, but with high expense ratios.
बट होंगे अभी आई थिंक होपफुली बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स बिकॉज वॉल्यूम्स आर वेरी लेस सो दैट इज अ चैलेंज सो जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग बट आई स्टिल फील स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा टाइम है अभी ये चीज होने में Thank you so much, sir. Yeah, okay. So a huge round of applause for everyone here on the stage. Again, thank you. Yeah. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.